हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग हिंदी के चैप्टर 19 को पढ़ेंगे। हम लोग अभी बिहार बोर्ड क्लास 5 का हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी इंग्लिश साथ ही सारे सब्जेक्ट में बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो 3 से लेके मैं स्टार्ट की हूँ और 12th तक का करवाऊँगी। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं अंधेर नगरी में पात्र कौन कौन है। अंधेर नगरी में पात्र है महंत, शिष्य गोवर्धन दास, शिष्य नारायण दास, राजा, कुंजरिन, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गरेरिया, कोतवाल और कुछ सिपाही। बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो अच्छे से एकदम टाइम लेके बैठिए और सुनिए और समझिए इसको। ठीक है। स्थान जो है शहर के बाहर सड़क। महंत जी और 2 चेले बातें कर रहे हैं। 2 आदमी है, एक महंत जी और एक उनका चेला। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। अब बात क्या हो रही है। महंत जी बोल रहे हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बहुत सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो बहुत अच्छा है। ठीक है। अपने शिष्य से कहते हैं कि जाके देखने के लिए कि मतलब जितना अच्छा ये दिखाई पड़ रहा है बाहर से, तो मतलब भिक्षा लेके आओ। भिक्षा अगर मिल जाता तो अच्छी बात है। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो सचमुच बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण पूर्व की ओर जाएगा। अब दोनों को, एक को कहते हैं गुरुजी कि एक लोग पश्चिम की ओर जाओ और दूसरा पूर्व की ओर जाओ। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कुंजरिन से, क्यों भाजी का क्या भाव है। कुंजरिन बोलती है, बाबा जी टके से। ठीक है। ध्यान से देखिएगा। जब ये कुंजरिन से जाके पूछती है कि उसका दाम पूछती है कि क्या भाव है, तो वह बोलती है कि टके सेर। ठीक है। इसके बाद गोवर्धन दास जब भाजी टके, गोवर्धन दास सब भाजी टके सेर, वाह वाह, बड़ा आनंद है यहाँ, सभी चीज टके सेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई मिठाई का क्या भाव है। अब ये जिसके पास जाते थे सब कोई बोलता था, सभी चीज़ का दाम बताता था टके सेर। भाजी का भी, सभी भाजी का दाम टके सेर, और मिठाई का भी दाम ये पूछते हैं तो मिठाई का भाव भी, दाम भी टके सेर ही बताता है हलवाई। गोवर्धन दास को बड़ा आनंद आता है, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। उसके बाद इस नगरी का नाम वो पूछने लगता है। हलवाई बोलता है, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास और राजा का नाम, तो राजा का नाम हलवाई बताता है, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। हलवाई बोलता है, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो बोलो। अब हलवाई पूछता है, कोई भी वहाँ मतलब किसी भी दुकान पे खरीदारी के लिए जाओगे तो दुकानदार तो पूछता ही है ना कि हाँ क्या लेना है, कुछ लेना है तो बताओ। बच्चा, भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत बोलता है, बच्चा गोवर्धन का क्या भिक्षा लाया, गठरी से तो मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा कि यहाँ सभी चीज़ टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है, इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। महंत अब इस सबसे पूछते हैं जब वो सामान लेके, मिठाई लेके सब सामान खरीद के आता है। तो गोवर्धन दास, यहाँ का नाम है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा।
अब महंत बोलता है, तो बच्चा ऐसे नगरी में रहना उचित नहीं है। यहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा बिकता है। मैं तो नगर में अब एक पल भी नहीं रहूँगा। अब महंत जो है वो समझ जाते हैं कि मतलब एक ऐसा नगरी है, क्योंकि जो भी सामान होता है सभी सामान्य का मूल्य अलग अलग होता है, और यहाँ सारे सामानों का मूल्य एक ही है, सब कुछ टके सिर मिल रहा है। तो ऐसे जगह पे रहना जो है वो उचित नहीं है, जो मैं यहाँ पे एक पल भी नहीं रहूँगा। मैं तो देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। अब महंत दोनों शिष्यों से बोलते हैं कि मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, मैं तो जाता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कभी किसी परेशानी में पड़ो, संकट में पड़ो, तो मुझे याद जरूर करना। राजा और मंत्री यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है कि आवाज़ आती है। अब देखो, ये नाटक हो रहा है। नाटक में है ना कि एक सीन खत्म होता है, उसके बाद पर्दा खींच दिया जाता है, तो पर्दे के पीछे से दुहाई है कि आवाज़ आती है। राजा कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। तो दो सिपाही एक फरियादी को लेकर आते हैं, और राजा के पास दो सिपाही जो है एक फरियादी को लेकर आ रहे हैं। फरियादी बोलता है, दुहाई महाराज दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। अब वह बोलता है कि कल्लू बनिया का जो है दीवार गिर गया है, और उस दीवार के नीचे मेरी बकरी दब गई है, तो मेरे साथ अब आप न्याय करो। राजा बोलता है, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। अब राजा आदेश देते हैं कि कल्लू बनिया को पकड़ के ले आने के लिए। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दब कर मर गई। अब राजा उस बनिए से पूछता है कि जिसका दीवार गिरा था, कि इसकी बकरी क्यों दब कर मर गई। कल्लू बोलता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अब कल्लू जो है कारीगर पे थोप देता है कि मेरा इसमें क्या दोष, तो बनाने वाले का दोष है, जिस कारीगर ने इस दीवार को बनाया उसका दोष है कि ये दीवार गिर गया। राजा कहते, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लो। अब राजा मतलब किस तरह के राजा थे, ध्यान से देखिएगा, मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाटक है। अब वह कल्लू को छोड़ देता है और कारीगर को पकड़ ला, ऐसा बोलता है। कल्लू जाता है और कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर बोलता है, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा उस चूने वाले को बोला। अब कारीगर जो है चूने वाले पे थोप देता है कि मतलब मेरा इसमें क्या दोष, मैं तो इस दीवार को बनाया हूँ, लेकिन इसमें जो सामान इस्तेमाल हुआ है, चूना इस्तेमाल हुआ है, वो अच्छा नहीं था, इस वजह से दीवार जो है गिर गया। तो अब चूना वाला को बुलाने का आदेश दिया जाता है। कारीगर निकाला जाता है और चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे चूने वाला, इसकी बकरी कैसे मर गई। चूने वाला बोलता है, महाराज भिस्ती में चूने में ज़्यादा पानी डाल दिया, इससे चूना कमज़ोर हो गया। अब वह भिस्ती पे इसका पूरा वो थोप देता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, उसने ज़्यादा पानी डाल दिया, इसलिए वो ख़राब हो गया, चूना ख़राब बन गया। तो राजा बोलता है, ठीक है अब भिस्ती को पकड़ ला। अब भिस्ती लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाला कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई। अब भिस्ती से पूछा जाता है कि ऐसा तुमने क्या किया कि दीवार इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर गई। भिस्ती बोलता है, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। अब वह कसाई पे डाल देता है। राजा, अच्छा कसाई को लाओ, भिस्ती को निकालो। लोग भिस्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी गमक क्यों बनाई, सॉरी यहाँ पे मिटा हुआ है मशक, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। कसाई, महाराज गरेरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अब वो गरेरिये पे डाल देता है कि उसने ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक जो है बड़ी बन गई। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट जो है सो थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है मुझे हो रही है, जगह जगह मिसप्रिंट है। राजा बोलता, अच्छा कसाई को निकालो, गरेरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है और गरेरिया लाया जाता है। राजा, क्यों रे गरेरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। गरेरिया बोलता है, महाराज उधर के कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है।
राजा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया गया। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी इतनी सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, ये धूम लिखा हुआ है कि आप इतने मतलब धूमधाम से क्यों निकाली कि गरेरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल बोलता है, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ और कोतवाल को अभी फांसी दे दो। तभी कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं। अब स्थान जो है वहाँ पे ले जाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे फांसी दी जाती है। स्थान जंगी। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। पहला सिपाही, चल चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मज़ा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ रहे हो? दूसरा सिपाही, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। यहाँ देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है इस बुक में कि क्या होता है, जब कोतवाल को लाया जाता है तो ये बहुत दुर्बल रहता है, और उसके गले में जब वो फांसी का फंदा डाला जाता है तो अटकता ही नहीं है। तो राजा कहते हैं, ठीक है, तो कोई मोटा आदमी को ही फांसी पर लटका दो, कोतवाल को छोड़ दो। और कोतवाल को छोड़ दिया जाता है। अब एक स्थान पर गोवर्धन जो है वो मिठाई खा रहा था, और खा खा के खूब मोटा हो गया था। उसको लोग लेके जाने लगते हैं पकड़ के, और घबरा कर पूछता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे ले जा रहे हो? तो दूसरा सिपाही बोलता है, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। देखिए, मतलब चौपट राजा जो था क्या कर रहा है, मतलब किसी को भी फांसी दे रहा है, मतलब न्याय व्यवस्था बहुत बुरी थी। पहला सिपाही बोलता है, जब सूली पर जाओगे तब मालूम पड़ेगा कि फांसी है या मजाक, सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले चले। गोवर्धन दास बोलता है, तब भी बात क्या है कि एक फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? पहला सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब बहुत दुर्बल थे। अब देखिए, अब वो दुर्पतला था इसलिए इसको ले जाया जा रहा है। हम लोगों ने महाराज से विनती की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा तो होना जरूरी है, तो नहीं तो न्याय नहीं होगा। अब उसका ये था कि किसी को भी फांसी दे दो, लेकिन मतलब किसी को भी फांसी दे देने से न्याय हो जाएगा, और अगर किसी को भी फांसी नहीं पड़ेगी तो वहाँ न्याय नहीं होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, मैं नाहक मारा जाता हूँ, ये बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझे अब इसको समझ में आता है कि हमने गुरुजी का बात नहीं माना, उसी का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। गुरुजी पहले ही बोल दिए थे ना कि यह ऐसा देश है जहाँ पे अंधेर नगरी है, नाम है इसका चौपट राजा है, और यहाँ पे टके सिर में भाजी मिलता है, टके सिर में खाजा मिलता है, तो मतलब यहाँ पे सही नहीं होगा कुछ भी। अब गुरुजी, तुम कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, मैं बेअपराध मारा जाऊँगा गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। गोवर्धन, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं, अरे भाइयों कुछ तो धर्म का ख्याल करो, अरे मुझे छोड़ो, हाय हाय, ये सब मतलब गोवर्धन दास अपना बोलता है कि मतलब नाहक में ही मुझे फांसी दिया जा रहा है, और अपने गुरुजी को बार बार याद करता है, बचाओ बचाओ कहता है कि हाय हाय, मुझे बिना मतलब फांसी दिए जा रहे हैं, बिना कसूर। पहला सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेकार क्यों शोर करता है? गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ 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 गुरुजी। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन, तेरी यह क्या दशा है? अब महंत जी आते हैं और पूछते हैं कि ये क्या दशा तुम्हारी हो गई? गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही, गुरुजी बचाओ। अब सारा बात बताता है गुरुजी को कि दीवार के नीचे एक बकरी दब गई, उसी के लिए मुझे फांसी दिया जा रहा है। महंत, कोई चिंता नहीं गोवर्धन दास, सब समर्थ है। भौं चढ़ाकर सिपाहियों ने, सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देना है, तुम लोग किनारे हो जाओ। और वह बोलता है, महंत जी बोलते हैं कि हमको अपने गुरु को कुछ शिक्षा देनी है, कुछ मतलब बताना है, अंतिम उपदेश देना है, तो तुम लोग हट जाओ, किनारे हो जाओ। देखो
कि मेरा कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। उसके बाद गुरु और चेला दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए झगड़ने लगते हैं। अब गुरुजी कहते हैं हम फांसी पे चढ़ेंगे, कान में बोलने के बाद। उसके बाद चेला हम चढ़ेंगे। अब गोवर्धन दास, अब तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध है, आपको गति आगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। और यह देखिए दिमाग लगाते हैं और मतलब ऐसा इसको सिखा देते हैं कि इस तरह से रिएक्ट करने के लिए कि हम चढ़ेंगे तो हम चढ़ेंगे, कि स्वर्ग जाने के लिए क्या बूढ़ा और क्या जवान। इस प्रकार दोनों में हुज्जत होने लगती है। सिपाही जो होता है हैरान होता है। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं और सिपाही हैरान हो जाता है कि ये कौन सी बात हुई कि फांसी पे चढ़ने के लिए गुरु और चेला दोनों आपस में झगड़ रहे हैं कि मैं चढ़ूंगा, मुझे स्वर्ग जाना है। राजा, यह क्या गोलमाल है। सिपाही, महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि बात क्या है। राजा, गुरुजी, बाबाजी बोले आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो। अब राजा पूछता है गुरुजी से कि आप फांसी पे क्यों चढ़ना चाहते हो। महंत बोलता है, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है, जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। और महंत बताता है कि अभी मतलब फांसी चढ़ूंगा अगर मैं, तो इतना शुभ घड़ी है कि सीधे स्वर्ग जाऊंगा, इसलिए हम लोग आपस में झगड़ रहे हैं। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। अब मंत्री बोलता है तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब से तो दीवार गिरी। ठीक है, अब सब अपना अपना कहता है कि हमारे गलती से ही तो दीवार गिरी, तो हम चढ़ेंगे। राजा, सब चुप हो जाओ, राजा को छोड़कर सीधा स्वर्ग जाने का अधिकार किसी को नहीं। अब राजा कहता है कि हम जाएंगे, मतलब राजा के जीते जी कौन और स्वर्ग जा सकता है, यह अधिकार हम किसी को नहीं देंगे, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। और राजा को लोग फांसी पर लटका देते हैं। अब राजा का ही बात माना जाता है, मतलब कि राजा को बेवकूफ़ बनाया जाता है। उसके पास दिमाग था ही नहीं। न्याय व्यवस्था मतलब चौपट राजा था, उसको कुछ अता पता नहीं था। उसको लगता था कि हम किसी को भी फांसी दे देंगे तो वो न्याय हो जाएगा। तो इसीलिए जो ये महंत थे, गुरुजी थे, और ये दोनों शिष्य मिलके इसको ही, गुरुजी मतलब अपने शिष्य को बचाने के लिए ऐसा किए। और ये चौपट राजा था जो जिस फांसी पे चढ़ गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये नाटक है। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर, बहुत अच्छा लगा होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है था। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा कुछ कठिन शब्द जो इसमें आया है उसको देख लेते हैं। टका जो होता है ना, टके सिर खाजी टके सिर भाजा। टका का मतलब होता है तांबे का या चांदी का पुराना सिक्का जो 2 पैसों के बराबर होता था। कसूर का मतलब होता है दोष या गलती। नाहक का मतलब होता है बिना कारण। ये सब शब्द आया है जिसका अर्थ नहीं पता होगा आप लोगों को। विनती का अर्थ तो पता है, प्रार्थना होता है। हुज्जत बोलते हैं बहस करने का, झगड़ा करने को हुज्जत बोलते हैं। सबब का मतलब होता है कारण। मशक का मतलब होता है चमड़े का बना एक थैला जिसे कमर पर लादकर भिस्ती घरों में पानी पहुंचाता है। भिस्ती का मतलब होता है मशक द्वारा पानी ढोने वाला व्यक्ति। और फरियादी का मतलब होता है शिकायत करने वाला। तो इसका क्वेश्चन आंसर बाद में देखेंगे क्योंकि क्लास जो चैप्टर था बहुत बड़ा था, तो एक मतलब क्लास ही करवाने में बहुत बड़ा हो गया है वीडियो। तो इस वजह से क्वेश्चन आंसर तो इसमें जो मौखिक बातचीत वाला होता है उसको मैं बता देती हूँ, तो वो भी नहीं बता पाऊँगी क्योंकि अगर उसको बताने लगूँगी तो वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। और बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर बच्चे उतना देर तक पढ़ना नहीं चाहते हैं। वैसे हिंदी पढ़ने में तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है, बच्चे को तो खास कर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन फिर भी मैं इसको बहुत बड़ा नहीं करना चाहती। तो चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर तो मैं करवाऊंगी ही। इंग्लिश भी शुरू कर दी हूँ, इंग्लिश का एक चैप्टर मैं करवाती हूँ, उसके बाद दूसरे चैप्टर से शुरू करना है। फिर अभी तक पर्यावरण का एक भी चैप्टर मैं नहीं करवाई हूँ, तो पर्यावरण भी शुरू करूँगी 5 क्लास का धीरे धीरे। मतलब जो जूनियर क्लास है 5 से नीचे वाला, उसका भी 3 से मैं शुरू की हूँ।
3 से स्टार्ट की हूँ क्लास, तो मैं सारे विषय को एक एक करके धीरे धीरे करवा दूँगी। हालांकि बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, मैं नहीं डाल पा रही थी वीडियो, क्लास नहीं करवा पा रही थी, तो बहुत सारा कारण होता है जिसकी वजह से लेट हो जाता है कभी कभी। लेकिन अब मैं कोशिश इधर कर रही हूँ कुछ टाइम से, आप लोग देख रहे होइएगा रोज़ मेरा एक वीडियो चला जाता है क्लास, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो इसी तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी ही पूरा कंप्लीट करवा दूँ आप लोगों का, ताकि एग्ज़ाम से पहले सिलेबस जो है वो पूरा हो जाए। क्योंकि कोविड की वजह से स्कूल बंद हुआ, तो स्कूल में सिलेबस पूरा करवाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल भरा हो रहा है। तो इसलिए अगर यहाँ से भी आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिल जाए तो एग्ज़ाम में अच्छे से आप लोग लिख पाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।